हेलो एंड वेलकम टू द EZ क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉर्स किस तरह फाइनेंस होती हैं। वॉर्स कोई छोटा मोटा एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी उस प्रिपरेशन के अलावा जो कि कंट्री एक रेगुलर बेसिस पर अपनी आर्म फोर्सेस पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर खर्च करता है, लेकिन जब वॉर शुरू हो जाती है यानी वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी कंट्री को, तो उसका खर्चा अलग से इनॉर्मस होता है। यानी अमेरिका ने जो इराक में लड़ाई लड़ी उसको स्टिग्लिट्स ने कहा $1 ट्रिलियन वॉर, यानी अमेरिका का इतना एक्सपेंडिचर उस वॉर के ऊपर हुआ। तो सवाल यह है कि उस एक्सपेंडिचर को आप कैसे फाइनेंस करते हैं। जैसे हमारे आपके जिंदगी में भी कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ जाता है कि जो हम करंट इनकम से पूरा नहीं कर सकते, तो या तो उसके लिए हम कोई प्रोविजन पहले से करके रखें, सेविंग कर करके जोड़ते रहें कि भाई इस तरह कोई खर्चा आ गया जिसको हम अनफोर्सीन कंटिजेंसी कहते हैं, कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया, उसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं या कोई सेविंग बिल्ड करते हैं उसके लिए, या कुछ फ्यूचर नीड्स एंटिसिपेटेड होती हैं कि बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करना होगा, बच्चों के मैरिजेस के ऊपर खर्च करना होगा, तो वो सारी चीजें फोर्सीन है, उसके लिए आप प्रोविजन करके रखते हैं। वॉर्स का जितना एक्सपेंडिचर वॉर्स में इन्वॉल्व होता है उसके लिए प्रोविजन करके रखना कंट्री के लिए इतना आसान काम नहीं है, ना कोई कर पाता है। तो जब वॉर आ जाती है तो वॉर में क्या क्या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होते हैं, न खाली एमुनिशंस का एक्सपेंडिचर है बल्कि पूरा लॉजिस्टिक्स का और पूरी उनको सप्लाई का खर्चा, फ्यूल का खर्चा एकदम से बहुत बढ़ गया। ठीक है, अब सवाल यह है कि यह खर्चा कैसे पूरा हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस के ऊपर खर्च करना या वॉर प्रिपेयर्डनेस आपकी इस लेवल की हो कि आप अपने कंट्री को डिफेंड कर सकें आसानी से। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर आप उसको ले लें कि एंशिएंट टाइम में जो वैशाली स्टेट थी वो रिपब्लिक थी और बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट थी, लेकिन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए जब अजात शत्रु ने, जो मगध का रूलर था, उसने अटैक किया तो वैशाली डिफेंड नहीं कर पाई अपने आप को, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो गई स्टेट। तो कहा जाता है अगर वो डिफेंस पे भी खर्च कर रहे होते तो शायद, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम ये भी नहीं कह सकते कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, यानी आपको अपनी करंट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को बचा के रखना है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर यह है कि आप इंटरनेशनली या दूसरी शक्तियां आपको आर्म ट्विस्ट ना कर पाए, तो उसके लिए भी आपको मिलिट्रीली स्ट्रांग होना पड़ता है। अच्छा, अब वॉर फॉर सम रीजन वॉर में एंगेज हो गए, आप इस तरह के हालात हुए, वॉर नहीं रुक पाई, अब इनॉर्मस एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हुआ। हिंदुस्तानी के देखें तो कारगिल एक छोटी सी वॉर थी, लेकिन उस वॉर में अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हुआ, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो सवाल यह है कि कंट्री जो लड़ाई लड़ रहा है तो वो उसको किस तरह फाइनेंस करेगा। अक्सर आपने देखा होगा वॉर्स जो हैं वो सालों चलती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली 39 से लेकर 44 तक, यानी 5 साल वो लड़ाई लड़ी और इंग्लैंड और जर्मनी दोनों बिल्कुल बर्बाद हो गए उसमें वॉर के। जर्मनी तो चूंकि डिफीटेड कंट्री था इसलिए तबाह हुआ, और इंग्लैंड चूंकि वो डिफेंड कर रहा था अपनी इतनी बड़ी एम्पायर को, तो उसने भी इतना खर्चा करना पड़ गया कि वो भी, यानी जो जीता वो भी एक तरह से जीता नहीं। फ्रांस बर्बाद हुआ उसमें, या जो अमेरिका की जिसको $1 ट्रिलियन वॉर उसने कहा, तो अमेरिका को भी एट द एंड ऑफ द डे बहुत कुछ नहीं मिला वहां पर इराक में। तो या ईरान इराक वॉर जो है वो कम से कम 8-9 साल चली। तो इतने लंबी लड़ाई को सस्टेन करने के लिए इतना लंबा खर्चा, एमुनिशन का, मिलिट्री का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ये कहां से पूरा होगा? क्योंकि कोई भी मिलिट्री जो है अपने स्टॉक में इतना एमुनिशन उनका नहीं होता होगा कि सालों की लड़ाई लड़े, तो आपको उसको नया रिप्लेनिश करना पड़ेगा, नए एक्विजिशन के साथ। अच्छा, अब सवाल यह है कि इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर अचानक आन पड़ा, जिसके लिए ना आपके पास बजट में प्रोविजन था, ना आपने कोई पहले से उसके लिए कोई कंटिजेंसी फंड बना के रखा हुआ था। अब आपको खर्चा करना है, कहां से करें? वॉर फाइनेंसेस नॉर्मली बारोइंग से होते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसमें आप कंट्री के सेंट्रल बैंक से लें या ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज को बेचें। सवाल यह है कि या लोगों से डोनेशन की अपील करें। सवाल यह है कि वॉर को जब आप फाइनेंस कर रहे हैं, जो भी मींस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बारोइंग का हो, चाहे वो डेफिसिट बारोइंग भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक पार्ट है, लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में और भी मींस इन्वॉल्व है।
तो हर एक के कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके मेजर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, वो नॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी उसका इफेक्ट दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। अब जब वॉर ब्रेकआउट करती है तो ऑब्वियसली चूंकि कंट्री की डिफेंस नीड्स बढ़ गई, तो बहुत सारा प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो चीजों की शॉर्टेज भी होने लगती है, उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसे में गवर्नमेंट अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्स लगा रही है। टैक्स दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री के लोगों का एक टैक्स टॉलरेंस लेवल होता है, यानी किस हद तक वो टैक्स को टॉलरेट कर पाएंगे। जब कोई भी कंट्री जो है अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स मोबिलाइज कर रहा है, फॉर एग्जांपल टैक्सेस के थ्रू, तो उसके या और दूसरे मीन्स के थ्रू उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो यह है कि वॉर का जो एक्सपेंडिचर है वो सफिशिएंटली सक्सेसफुली मीट कर ले, और दूसरी बात यह है कि वॉर के एक्सपेंडिचर की वजह से जो इकोनॉमी में एक तरह के क्राइसिस आने की सिचुएशन हो सकती है कि प्राइसेस शूट अप करना शुरू कर जाएं, कमोडिटीज की शॉर्टेज होना शुरू हो जाए, वो ना होने पाए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं तो लोगों की इनकम जो है वो कम होगी, सीधा सीधा इफेक्ट होगा, और उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करेगा, जिसकी वजह से प्राइस के कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। यानी लोगों की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आपने साइफन आउट कर लिया तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ी, तो प्राइस को चेक करने में डायरेक्ट टैक्सेस से मदद मिल सकती है, राइट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की ऑब्वियसली एक लिमिट है, किस हद तक आप डायरेक्ट टैक्स लगा पाएंगे। अब आया इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों से ही गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रही है। डायरेक्ट टैक्स का सीधा सीधा इंपैक्ट हुआ कि आपने जो इनकम में से उसमें एक सर्टेन पोर्शन जो है गवर्नमेंट ने ले लिया, उसको अपने स्पेंड कर रही है, इस केस में वॉर में। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लग किसी पे रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका जो इंसिडेंस है वो किसी और पे आ रहा है। यानी इसके लिए मैं हमारे ईजेड क्लास में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस मैंने किसी में बताया था, ईजेड क्लासेस के लेक्चर्स में। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स जब आप लगाते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गुड्स पर होते हैं, तो वो इन्फ्लेशनरी होते हैं इन नेचर, यानी गुड्स पे टैक्स लगेगा तो जाहिर है कि उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जो कीमतें चूंकि शॉर्टेज होती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, तो बहुत सी चीजों की प्रोडक्शन कर्टेल होती है, ठीक है। तो अब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन बहुत सी चीजों की डिमांड बढ़ गई, फूड प्राइसेस सबसे ज्यादा है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट ही बढ़ जाएगा। तो टैक्सेस की एक लिमिट है कि वहां तक आप टैक्स से फाइनेंस कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। यानी डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट प्राइसेस पर नहीं होगा, सीधा सीधा डिमांड पर होगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट भी प्राइसेस पर होगा, लेकिन थ्रू डिमांड पर होगा, लेकिन थ्रू प्राइस होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उस पे जो प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे जितने कंज्यूमर्स होंगे, और चूंकि बहुत सारी चीजों की डिमांड होगी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, गवर्नमेंट की परचेज बढ़ गई होती हैं। तो किसी हद तक डायरेक्ट टैक्सेस को टॉलरेट शायद उस पीरियड में ज्यादा कर लिया जाए, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब ये जानने के बाद कि डायरेक्ट टैक्स की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनसे जितनी रिसोर्स मोबिलाइज की जा सकती है वो वॉर को फाइनेंस करने के लिए बहुत कम है। अब दूसरी चीज क्या हुई, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बहुत सारे मींस हैं, जिसमें बारोइंग भी एक है, चूंकि बारोइंग भी एक है और एक्स्ट्रा टैक्सेस भी है। अच्छा, बारोइंग को आप अलग से भी लें तो बारोइंग गवर्नमेंट कहां से कर सकती है? गवर्नमेंट एक्सटर्नल बारोइंग कर सकती है, गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक से बारो कर सकती है, जिसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर सकता है, और गवर्नमेंट जो है बारोइंग ओपन मार्केट से कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज इशू कर करके। अच्छा, जब गवर्नमेंट बारो करती है तो उसका इंपैक्ट जो है वो करंट जनरेशन पे नहीं है, क्योंकि इसकी सर्विसेज जो है वो लेटर जनरेशन करेगी। यानी अभी तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट ने, अब जब पे करेगी गवर्नमेंट उन लोगों को तो ये तो फ्यूचर में पे होगा, तो
हो सकता है कि ये बर्डन जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए ओवर जनरेशंस। तो ये चीज भी एक कारगर हो सकती है कि बारोइंग जो है वो करंट स्टेटस को, करंट जनरेशन को बर्डन नहीं कर रही थी, लेकिन इंटर जनरेशनल इनिक्विटी तो हो रही है उससे। डेफिसिट फाइनेंसेस के दूसरे मेजर्स जो हैं, यानी बारोइंग भी उसमें एक है, तो उसमें एक प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी है कि गवर्नमेंट जो है, यानी जो पब्लिक डेट का मोनेटाइजेशन है एक तरह से, ऐसे कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल बैंक से लिए, ऑब्वियसली कोई सिक्योरिटी नहीं, और उनकी हाई पावर्ड मनी बढ़ गई, जिसके वजह से वो मनी सप्लाई बढ़ सकती है, बैंक जो है प्रिंट करेगा तो मोनेटाइजेशन हो गया। तो जब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ गई, उससे प्राइस बढ़ सकता है। तो न सिर्फ गवर्नमेंट को अपने वॉर को फाइनेंस करना है, बल्कि इकोनॉमी के इंटरनल बैलेंसेस को भी मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। तो गवर्नमेंट को एक कॉम्बिनेशन चाहिए इन सारे मेजर्स का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज बेच रही है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, तो ये सारे एक तरह से इसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है गवर्नमेंट के डेफर हो जाएंगे, वो आज की तारीख में नहीं होंगे, उसको फ्यूचर। हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, ये पब्लिक डेट जो है, ये एक इंटरजनरेशनल इनिक्विटी तो क्रिएट करती है। यानी आज जो इंटरेस्ट पेमेंट आज कर रहे हैं, जो पब्लिक बजट में आप देखते होंगे, वो इंटरेस्ट पेमेंट किस बारोइंग का है? वो उस डेट का है जो कि पहले हमसे लिया गया, मतलब पास में कभी लिया गया, ठीक है। अब उस बारोइंग से कितने एसेट क्रिएट हुए, कितनी लायबिलिटी क्रिएट हुई, ये तो उस देखने की बात होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी वॉर को फाइनेंस किया जाएगा तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, यानी उसके लिए कोई कंटिजेंसी फंड नहीं है। तो उनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, जिसमें डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो लोगों की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि लोगों की करंट इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम करेंगे। ये जो है डिमांड विल डिक्लाइन। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है दे विल कॉज प्राइस टू गो अप, ये प्रॉब्लम होगी उससे। दूसरी चीज क्या थी? बारोइंग। बारोइंग विल लीड टू इंटरजनरेशनल इनइक्विटी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अच्छा, बारोइंग कहां कहां से हो सकती है? बारोइंग एक्सटर्नल बारोइंग भी हो सकती है, यानी आप बाहर से किसी ले, इंटरनेशनल मार्केट में ले और डोमेस्टिक मार्केट में ले। डोमेस्टिक मार्केट में अपने सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं, अपने कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और अल्टीमेटली वो रिसोर्सेज वही है जो इनकम जनरेट हुई, उसी में से एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट तक चला गया, यानी उसके ऊपर गवर्नमेंट की रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बढ़ गई। यानी इन फ्यूचर गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम होता है, वो बढ़ेगा, लेकिन उसको नेक्स्ट यानी फ्यूचर टाइम पीरियड में पे किया जाएगा, करंट टाइम पीरियड में उसका असर नहीं होगा। तो चूंकि वॉर टाइम में वैसे ही इस बात के चांसेस होते हैं कि प्राइस बढ़ रहे होंगे, तो बारोइंग जो है इट कुड बी सेफर देन द टैक्सेस। टैक्सेस के इंपैक्ट इसी अभी आना शुरू हो जाएंगे, प्राइस बढ़ रहे होंगे, वैसे ही थोड़ा सा उसको कंट्रोल रखने में प्रॉब्लम होती है। यानी डायरेक्ट टैक्सेस को जो क्लास जो है बियर करेगी वो है जो कि अदरवाइज वॉर टाइम में डिमांड बढ़े होने से कुछ ना कुछ कमाई कर रहे हैं, तो वो शायद इतना माइंड ना करें, लेकिन ओवरऑल डिमांड जो है टैक्स लगाने से कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग में हालांकि बारोइंग भी शामिल है, लेकिन उसमें और भी चीजें हैं, जैसे प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी है, गवर्नमेंट के ओपन इशूइंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, उसके थ्रू पैसा लेना। लेकिन वो भी अच्छा, इसमें सिर्फ न्यू मनी का प्रिंट जो है वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा और प्राइस बढ़ाएगा। अच्छा, तो 1 2 3 हर चीज के अपने कुछ फायदे, कुछ नुकसान। और इसके अलावा अपील फॉर डायरेक्ट अपील फॉर कंट्रीब्यूशन, यानी आप जनता से अपील करते हैं कि भाई कंट्री को जरूरत है, योर कंट्री नीड्स योर हेल्प, तो आप फंड करें। और किसी भी कंट्री की पब्लिक जो होती है
वो इतना पैट्रियोटिज्म होता है उसके अंदर कि वो ऐसे वक्त में ये देखे बगैर कि गवर्नमेंट कौन पावर है, किस पार्टी की गवर्नमेंट है। लेकिन जब मुझे याद है कारगिल वाला टाइम हमने देखा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लोगों ने जी खोल के कंट्रीब्यूशन दिया था। सैलरीड क्लास ने अपनी सैलरी, एक महीने की सैलरी कंट्रीब्यूट की, या एक दिन की सैलरी कंट्रीब्यूट, सॉरी एक महीने की तो नहीं की होगी किसी ने, एक दिन की सैलरी, लेकिन वो सारा अमाउंट मिलकर लोगों ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट के बहुत किए। तो चूंकि हर चीज का कुछ ना कुछ इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी होता है, इसलिए इनका जो चाहिए आपको वो है एक व्हाट इज नोन एज ऑप्टिमम मिक्स। इनका एक कॉम्बिनेशन होगा और यू हैव टू मॉनिटर कि किस मेजर का कितना इंपैक्ट इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। यानी गवर्नमेंट के दो रोल्स होंगे उस वक्त। एक तरफ तो गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि जो वॉर लड़ने के लिए जो आपको रिसोर्स की जरूरत है उसकी कमी ना आने पाए, क्योंकि वॉर को लूज करना जो है वो तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो जाहिर है कोई कंट्री जो है वो तैयार नहीं होगा आसानी के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इकोनॉमी में इंबैलेंस क्रिएट ना हो जाए और इंटरनल अनरेस्ट ना शुरू हो जाए। उसकी वजह से ये सारे मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को लेना होंगे। ये एक तरह से उसी तरह से है जैसे कोई डेवलपमेंट फाइनेंस पे जब आप खर्च करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो वो कोई करंट इनकम से नहीं आ पाते, उसके लिए भी आप डेफिसिट फाइनेंसिंग या दूसरे मेजर्स करते हैं। ये अलग बात है कि डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए आप अपील नहीं करते कि कंट्रीब्यूट करो भाई, गवर्नमेंट को जरूरत है, कि वो उसमें इतनी इमोशनल अपील भी नहीं होती। आफ्टर ऑल कंट्री अगर को जरूरत है, कंट्री अगर एक फेस कर रही है एक्सटर्नल क्राइसिस, एक्सटर्नल थ्रेट, तो हर आदमी महसूस करता है कि उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और वो करता है तो बहुत सारा पैसा इसके थ्रू भी खर्च होता है जो कि डेवलपमेंट फाइनेंस में नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे मेजर्स जो हैं वो डेवलपमेंट फाइनेंस में भी हैं कि इतने ह्यूज प्रोजेक्ट को करने के लिए जाहिर है आप बारो भी करते हैं, आप टैक्स भी बढ़ाते हैं, और हर चीज की अपनी लिमिटेशंस भी हैं और हर चीज की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि जब आप वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं तो चूंकि आपको न सिर्फ ये कि ये देखना है कि वॉर की जरूरतें पूरी होती रहें उसके एक्सपेंडिचर की, बल्कि इकोनॉमी में भी एक बैलेंस बना रहे। तो एक आपको चाहिए ऑप्टिमम मिक्स ऑफ ऑल द मीन्स। सो इस तरह ये छोटा सा टॉपिक वॉर फाइनेंस के ऊपर था। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।